हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है बच्चों आप सभी का टॉपनेट पर। बात करें बेटा, यहाँ पर हमारा अध्याय चल रहा है जीव जगत, जिसका लेक्चर नंबर है आज दूसरा। क्या बात करने वाले बच्चों, आज हम द्विनाम पद्धति जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके जो नियम है वो देखेंगे, और फिर वर्ग की पदानुक्रम देखेंगे, और फिर वर्ग की सहायता साधन देखेंगे, और लास्ट में आएगा क्विज। आइए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में पढ़ना द्विनाम पद्धति, जो मेरे ख्याल से आप जानते हैं, जिनको मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था। कार्ल लीनियस ने द्विनाम पद्धति की खोज करी थी। कार्ल लीनियस ही थे जिन्होंने सर्वप्रथम जीवों को एक सर्वव्यापी नाम दिया, एक वैज्ञानिक नाम दिया, जो दो नाम से बना हुआ था। एक था वंश नाम और एक था जाति नाम। ठीक है। 1753 में उन्होंने बुक छापी थी स्पीशीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने 5900 पादपों का नामकरण किया था। 1758 में उन्होंने एक और बुक छापी थी सिस्टेमा नेचुराe, जिसमें उन्होंने 4326 जंतुओं का नामकरण किया था। तो नामकरण के जनक कौन? एक तरीके से हम बोल सकते हैं कार्ल लीनियस। और वर्गीकी के भी जनक कौन? कार्ल लीनियस। और वर्गीकी का ये भाग होता है क्या? नामकरण। ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि नामकरण आज की डेट में अगर कोई पादप खोजा जाता है तो उसका नामकरण कौन करेगा? कोई ना कोई समिति करेगी, वो ऑर्गेनाइजेशन करेगी। उसका नाम क्या था? आईसीबीएन, जो पादपों का नामकरण करेगी। जंतुओं का कौन करेगी? आईसीजेडएन। वायरस विषाणु का कौन करेगी? आईसीवीएन। बैक्टीरिया का कौन करेगी? आईसीएनबी। तो ये कुछ समितियां हैं जो नामकरण करती हैं। अब किस आधार पर करती है वो हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी हमें द्विनाम पद्धति के कुछ नियम देखने पड़ेंगे। ठीक है। सिंपल से 5 नियम है, बहुत सीधे सीधे। सबसे पहला कि वैज्ञानिक नाम जो है, वैज्ञानिक नाम जो है वो दो नाम से बना हुआ है, वो दो नाम से बना है। ठीक है। पहला नाम क्या कहलाता है? वंश नाम। ठीक है। और दूसरा नाम जो है वो क्या कहलाता है? जाति नाम। ठीक है। तो दो नाम से बना हुआ, एक वंश नाम से और एक जाति नाम से क्या? वैज्ञानिक नाम। ठीक है। दूसरा नियम ये बोल रहा है कि वंश नाम जो होता है उसका पहला अक्षर जो होगा, उसका पहला अक्षर हमेशा कैसा होगा? बड़ा होगा। और जो जाति नाम है, जाति नाम का पहला अक्षर जो होगा वो कैसा होगा? छोटा होगा। ठीक है। बहुत सिंपल सा। मेंजी फेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम है। होमोसेपियंस हमारा है चूहे का रेटस रेटस, और सांप का नाजा नाजा। पाइजम सेटिवम आपके मटर का। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो वंश नाम होगा उसका पहला अक्षर कैसा होगा? बड़ा होगा। जो जाति नाम है उसका पहला अक्षर आई छोटा है, एम कैपिटल है। सिंपल। तीसरा नियम, वैज्ञानिक नाम जो होगा, वैज्ञानिक नाम के बाद वैज्ञानिक का नाम आएगा। वैज्ञानिक का नाम आएगा। कौन से वैज्ञानिक का नाम आएगा? जिसने नामकरण किया, जिसने नामकरण किया है उसका नाम आएगा। याद रखिएगा। जैसे सिंपल सा होमो सेपियंस, ये तो हमारा वैज्ञानिक नाम, लेकिन किसने किया था? लीनियस ने, LINN। ठीक है। अब ध्यान से सुना, क्या बोला हमने? जो भी वैज्ञानिक नाम होगा उसके बाद इसका नाम आएगा, उस वैज्ञानिक का नाम आएगा जिसने नामकरण किया है, लेकिन उस वैज्ञानिक का नाम संक्षिप्त में आएगा। किसमें आएगा? संक्षिप्त में आएगा। पूरा नहीं आएगा। पूरा नहीं लिखेंगे कैरोलस लीनियस, हम सिर्फ छोटा सा उसका भाग लिखेंगे, LINN, यानी कार्ल लीनियस, जिन्होंने ये नाम दिया था। सिंपल। चौथा, जो भी वैज्ञानिक नाम होंगे वो कौन सी भाषा में लिखे जाएंगे, या कौन सी भाषा को उपयोग में लिया जाएगा? कौन सी भाषा का उपयोग लिया जाएगा? जैसे यहाँ पर होमो लिख रहे हैं, सेपियंस लिख रहे हैं, मेंजिफेरा लिख रहे हैं, इंडिका लिख रहे हैं, ये सारे शब्द जो है ये कौन सी भाषा से आए हुए हैं? तो याद रखना है आपने, कौन सी? लैटिन भाषा। कौन सी भाषा से लिए जाएंगे? लैटिन भाषा। आप बोलेंगे क्यों? संस्कृत क्यों नहीं, हिंदी क्यों नहीं, अंग्रेजी क्यों नहीं, लैटिन भाषा ही क्यों? इसके देखिए दो कारण है। पहली बात, ये जब नामकरण दिया जा रहा था तो उस टाइम ज्यादातर वैज्ञानिक जो है इसी भाषा का उपयोग करते थे, ज्यादातर। यानी अगर हम ये बात करें तो कब की बात कर रहे हैं? 1753 की, 54, 55, 56, 57, 58 जब ये दिया गया था द्विनाम पद्धति, तो उस टाइम पर ज्यादातर वैज्ञानिक इसी भाषा का उपयोग करते थे। वैज्ञानिक, पहला कारण तो ये। दूसरा ये जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्या, कि ये जो भाषा है ये मृत है। कैसी है ये भाषा? मृत। आप बोलेंगे सर मरी हुई लैंग्वेज है, मरी हुई भाषा है। मैंने कहा हाँ, मृत भाषा है। मृत भाषा का मतलब एक ऐसी भाषा जिसमें कभी भी नाम का अर्थ चेंज नहीं होगा। कि यानी अगर होमो का मतलब कुछ है, सेपियंस का मतलब कुछ है, मेंजिफेरा का मतलब कुछ है, और इंडिका का मतलब कुछ है, पाइजम का मतलब कुछ है, सेटिवम का मतलब कुछ है, तो ये जो अर्थ जो होगा ना इन नामों का कभी नहीं बदलता, which cannot be changed, जिनका अर्थ कभी नहीं बदलेगा। हम यही तो चाहते हैं। जरा सोचिए, मैं क्या चाहता हूं? एक ऐसा वैज्ञानिक नाम जो सर्वव्यापी हो, जिसका मीनिंग कभी भी ना बदले, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे कहीं पे भी हो, उसके नाम का अर्थ कहीं ना बदले। तो हमें एक ऐसी भाषा का उपयोग करना पड़ेगा जिसमें एक शब्द का मीनिंग अगर तय कर दिया तो फिर वो कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसी भाषा क्या कहलाती है? मृत कहलाती है। यानी नाम दो और खत्म, बस। इसीलिए हम कौन सी भाषा का उपयोग करते हैं? लैटिन भाषा का। ठीक है। पांचवा और आखिरी नियम, बहुत सीधा सा। अगर वैज्ञानिक नाम क्या करेंगे? हस्तलिखित होंगे। कैसे होंगे? हस्तलिखित। हस्तलिखित मतलब हाथों से लिखेंगे, तो हमें उन्हें रेखांकित करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? रेखांकित, यानी अंडरलाइन करना पड़ेगा। जैसे मैंने लिखा पाइजम सेटिवम, अगर मैं हाथ से लिख रहा हूं तो मुझे इसे अंडरलाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? अंडरलाइन करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं इन वैज्ञानिक नामों को प्रिंटर के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू या मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप के थ्रू अगर छाप रहा हूं, क्या कर रहा हूं? इनको छाप रहा हूं। ठीक है। तब मुझे इन्हें कैसे लिखना पड़ेगा? तिरछे अक्षरों में लिखना पड़ेगा। तिरछे अक्षरों में लिखना पड़ेगा। और जब हम तिरछे अक्षरों में लिखते हैं, जैसे ऐसे होमो सेपियंस, ऐसे तिरछे अक्षरों में लिखना पड़ेगा। तो जब हम तिरछे अक्षरों में लिखते हैं तो हम इसको बोलते हैं इटैलिक्स। क्या बोलते हैं? इटैलिक्स में लिखा है हमने। कैसे लिखा? इटैलिक्स। इटैलिक्स एक मैं बोलूंगा इस तरीके से लिखने की प्रक्रिया होती है जब हम चीजों को तिरछा लिखते हैं। ठीक है। तो ये सिंपल से 5 नियम थे इस चीज के मेरे भाई द्विनाम पद्धति के। वापस जल्दी से रिपीट कर देता हूं फटाफट कि द्विनाम पद्धति के अनुसार सबसे पहला नियम कि जो भी वैज्ञानिक नाम होंगे दो नाम से बनेंगे, पहला वंश नाम, दूसरा जाति नाम। दूसरा नियम, वंश नाम का पहला अक्षर क्या होगा? बड़ा होगा। जाति नाम का पहला अक्षर कैसा होगा? छोटा होगा। तीसरा नियम, जो भी वैज्ञानिक नाम देगा उसका नाम भी आएगा आखिरी में, लेकिन कैसा आएगा? संक्षिप्त आएगा। चौथा, कहीं ना कहीं जो भी वैज्ञानिक नाम लिए जाएंगे या उपयोग में लिए जाएंगे वो कौन सी भाषा से लिए जाएंगे? लैटिन भाषा से। क्यों? क्योंकि वो मृत भाषा है जिसमें एक नाम का अर्थ जो है वो बदलता नहीं है। पांचवा, अगर वैज्ञानिक नाम हस्तलिखित होंगे तो कहीं ना कहीं रेखांकित यानी अंडरलाइन करना पड़ेगा, और अगर छापेंगे तो कहीं ना कहीं तिरछे अक्षरों में छापेंगे यानी इटैलिक्स में लिखेंगे। ये थे सिंपल से 5 नियम। इन्हीं 5 नियमों का उपयोग करके द्विनाम पद्धति के अनुसार वैज्ञानिक नाम दिया जाता है। सिंपल सा था ये बेटा जी। हमने पढ़ा है क्या? वर्गीकी का पहला भाग नामकरण। अब दो भाग रह गए, एक है वर्गीकरण और एक है पहचान। अब बात करते हैं बेटा जी यहाँ पर
क्या कि हम पढ़ने वाले हैं वर्गीकरण। आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूं? इस चीज को आपको समझना पड़ेगा क्या कि जब भी हम वर्गीकी की बात करते हैं तो तीन चीजों की बात जरूर करते हैं। क्या क्या? पहचान, वर्गीकरण, नामकरण। जिसमें से हमने नामकरण तो देख लिया, अब दो चीजें बच रही हैं, क्या? वर्गीकरण और क्या? पहचान। तो हम अब दूसरा भाग पढ़ने वाले हैं, क्या? वर्गीकरण। अब मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं हमने जीव जंतुओं को, पादपों को, शैवालों को, कवकों को, इन सभी को बांट दिया है, इन सभी का वर्गीकरण कर दिया। 5 जगत दिख रहे हैं, जगत, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया, है ना? तो हम क्या करते हैं? जीवों को बांट रहे हैं, हम उनका क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए वर्गीकरण क्यों करते हैं? ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया, ताकि पहचान करने में आसानी हो, ताकि पहचान करने में आसानी हो, इसलिए हम क्या कर रहे हैं? वर्गीकरण कर रहे हैं। भाई आप स्कूल में आप अपने या तो 11th क्लास में होते हैं, या 12th क्लास में होते हैं, 9th क्लास में होते हैं, मतलब जो भी क्लास में होते हैं, इन क्लासों में आपको बांटा या नहीं बांटा? क्यों? ताकि आपकी पहचान आसानी से हो सके। आपके दिमागी स्तर पर आपको यहां पर क्या किया गया है? बांटा गया है। तो हम जब वर्गीकरण करते हैं तो किस आधार पर करते हैं? या आप अच्छे तरीके से जानते हैं सर, समानता और असमानता के आधार पर हम क्या करते हैं? वर्गीकरण करते हैं। ये मैंने पिछले लेक्चर में भी बता दिया था। सिंपल सा उदाहरण देकर कि जीन्स की दुकान है, जहां पर आप जा रहे हैं, जहां पर जीन्स बिक्री हुई है, वहां पर जाना पसंद करेंगे, या जहां पर जीन्स एक क्रम में लगी हुई है वहां पर जाना पसंद करेंगे। तो सीधी सी बात है, जहां पर आसानी से पहचान हो जाए वहां पर आप जाना पसंद करेंगे, यानी जहां पर वर्गीकरण हो जाए वहां पर आप आसानी से क्या कर सकते हैं? पहचान कर सकते हैं। चलिए सर, इतना तो समझ में आ गया कि वर्गीकरण का फायदा क्या था? पहचान आसानी से हो सके, अध्ययन आसानी से हो सके। लेकिन करेंगे कहां? जीवों को बांट रहे हैं तो कहां रखेंगे? तो जीवों को जब बांटा जाता है, जीवों का जब वर्गीकरण किया जाता है तो क्या बोलेंगे? एक समूह में रखा जाता है। किसमें रखा जाता है? एक समूह में रखा जाता है, और ऐसे समूहों को मिलाकर क्या कहा जाता है? वर्गीकी पदानुक्रम। आप बोलेंगे क्या सर, समझ में नहीं आया? वापस से सुनिए। देखिए इस शब्द की अहमियत को समझिए। पदानुक्रम यानी क्रम का मतलब एक सीरीज, यानी क्रम में हमने क्या किया है? जीवों को बांटा है। और जब भी जीवों को बांट रहे हैं तो उसको एक एक पद दे रहे हैं। जैसे क्या पद दे रहे हैं? हम उसको जगत में बांटते हैं, हम उसको संघ में बांटते हैं, वर्ग में, गण में, कुल में, वंश में, जाति में। हम क्या कर रहे हैं? हर एक जीव का एक निश्चित पद होता है, हम उसको उस पद में बांटते हैं, और यही बांटने की प्रक्रिया जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं? वर्गीकी संवर्ग। याद रखना, क्या? वर्गीकी संवर्ग बोल दीजिए या वर्गीकी पदानुक्रम बोल दीजिए। तो ये होते हैं 7 पद, 7 स्टेप्स, 7 रैंक होती है। जैसे बोलते हैं ना कि भैया ये बच्चा फर्स्ट आया, ये सेकंड आया, ये थर्ड आया। ऐसे हम जब जीव को बांटेंगे तो हम उसको एक जाति में रखेंगे, उसका एक वंश होगा, उसका एक कुल होगा, उसका एक गण होगा, वर्ग होगा, संघ होगा, जगत होगा। हम कौन से जगत में आते हैं? पादप जगत में आते हैं क्या? नहीं, हम जंतु जगत में आते हैं, है ना? लेकिन वही मटर जो है वो किसमें आता है? पादप जगत में आता है। समझे? तो कहीं ना कहीं जब हम जीवों को बांटते हैं तो कहां रखते हैं? तो हम बेटा उनको एक निश्चित पद में रखते हैं, और ऐसे 7 पद, 7 स्टेप्स जो है, ये 7 पद मिलकर क्या कहलाता है? वर्गीकी संवर्ग कहलाता है, या वर्गीकी पदानुक्रम कहलाता है। सिंपल सा था। आइए एक एग्जांपल से बताता हूं और समझाता हूं। देखिए जैसे सपोज आप सभी ने नाम सुना होगा शेर और बाघ। सुना? शेर जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम आप जानते हैं क्या होता है? शेर का मैं बताता हूं। देखिए शेर का वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। सॉरी, पैंथेरा लियो। टाइग्रिस नहीं, पैंथेरा लियो। और बाघ जो होता है उसका वैज्ञानिक नाम होता है पैंथेरा टाइग्रिस। सर जी दिखने में दोनों अलग अलग है? यस, दोनों अलग अलग है। एक शेर है, एक बाघ है। आपने देखा होगा कहीं ना कहीं वो जो भूरे से रंग के होते हैं बड़े बड़े, वो क्या होते हैं बेटा जी? आपके शेर होते हैं, लायन होते हैं। ठीक है, और जो बंगाल टाइगर आपने देखा होगा, बाघ जो होता है उनके धारियां होती है, वो क्या होते हैं? हमारे टाइगर होते हैं, टाइग्रिस होते हैं। लेकिन जरा देखिए दोनों की जातियां अलग है, दोनों की जातियां अलग है, लेकिन दोनों का वंश जो था वो समान था। यानी कहीं ना कहीं जब हम जीवों को बांटते हैं तो एक क्रम में बांटते हैं, जातियां मिलकर क्या बनाती हैं? वंश। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जातियां जिनमें समानता होगी वो मिलकर क्या बनाएगी? वंश। कुछ ऐसे वंश जिनमें समानता होगी वो मिलकर क्या बनाएंगे? कुल। कुछ ऐसे कुल जिनमें समानता होगी मिलकर क्या बनाएंगे? गण। कुछ ऐसे गण जिनमें समानता होगी मिलकर क्या बनाएंगे? वर्ग। कुछ ऐसे वर्ग समानता होगी मिलकर क्या बनाएंगे? संघ। कुछ ऐसे संघ जिनमें समानता होगी मिलकर क्या बनाएंगे? जगत। जैसे मैंने बोला एक जाति का उदाहरण देकर, क्या? टाइग्रिस कौन था? बाघ था। और लियो कौन था? शेर था। दो अलग अलग जातियां हैं, लेकिन इनमें कुछ समानता थी। और क्या समानता थी? दोनों ही बड़ी बिल्लियां हैं। दोनों ही क्या है? बड़ी बिल्लियां हैं, और इनको हम एक समान वंश में रख रहे हैं जिसका नाम है पैंथेरा। किसमें रख रहे हैं? समान वंश में रख रहे हैं जिसका नाम है पैंथेरा। का मतलब क्या होती है? बड़ी बिल्लियां। तो पैंथेरा मींस बड़ी बिल्लियां, जिसके अंतर्गत शेर भी आया, बाघ भी आया। अब ये क्या है? वंश है। एक और वंश मैं आपको बताता हूं, फेलिस। सर ये फेलिस कौन होता है बेटा? फेलिस जो होती है वो होती है छोटी बिल्लियों का वंश। बड़ी बिल्लियों का वंश पैंथेरा, छोटी बिल्लियों का वंश फेलिस। याद रखेंगे, लिख दूं? छोटी बिल्लियों का समूह या छोटी बिल्लियों का वंश जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं बेटा जी? याद रखना, फेलिस। जो आप लोग आसपास देखते हैं छोटी बिल्लियां जो होती हैं, कहीं ना कहीं दिखती है ना, कुछ समानता दिखती है, ऐसा लगता है शेर की जैसी लेकिन छोटी हो गई है ना। तो कहीं ना कहीं फेलिस किसका वंश है? छोटी बिल्लियों का। पैंथेरा किसका वंश है? बड़ी बिल्लियों का। अब छोटी बिल्लियां और बड़ी बिल्लियों में दोनों में कुछ समानता है। अब क्या समानता है भाई? अगर असमानता थी इसलिए तो अलग रखा, लेकिन कुछ ना कुछ समानता होगी, और अगर समानता होगी तो समान किसमें रख रहे हैं? कुल में। यानी कुल क्या था? समान वंश का समूह। कुल का मतलब क्या? कि कुछ ऐसे वंश जिनमें समानता है उनको समान किसमें रखो? कुल में रखो। जैसे हमने बोला ये जो है ये फेलिडी किसमें आते हैं? फेलिडी किसमें आते हैं बेटा जी? फेलिडी कुल में आते हैं। कुल का नाम क्या है? फेलिडी। अब फेलिडी का मतलब बिल्लियों का कुल। अब थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा, बिल्लियों का कुल। दो प्रकार की बिल्लियों के वंश थे, यानी ये जो कुल जो था इसके दो प्रकार के वंश, एक बड़ी बिल्लियों का वंश, एक छोटी बिल्लियों का वंश। बड़ी बिल्लियों के वंश की दो जातियां मैंने लिख दी, टाइग्रिस और एक बाघ। एक टाइग्रिस और एक शेर, लायन, लियो। ठीक है, ये था हमारा क्या? कुल। कौन सा? फेलिडी। एक और कुल मैं आपको बताता हूं, कौन सा? कैनेडी। ये किसका कुल था? सर बिल्लियों का। ये किसका कुल है? ये है कुत्तों का कुल। देखिए कुत्तों का कुल क्या कहलाता है? कैनेडी। बिल्लियों का कुल क्या कहला रहा है? फेलिडी। और दोनों कुल अलग अलग है, कुत्तों का कुल अलग है और बिल्लियों का कुल अलग है, लेकिन दोनों कुल में कुछ समानता है। अब दोनों में कुछ समानता होगी तो इनको एक गण में रखा जाएगा। क्या? दोनों ही मांसाहारी होते हैं, यानी कार्निवोरा। क्या? कार्निवोरा। कार्निवोरा यानी दोनों कैसे होते हैं? बिल्लियां भी, कुत्ते भी कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, मांसाहारी होते हैं। चलिए जी, दोनों में असमानता थी तो असमान कुल में रखा, लेकिन समानता थी तो समान गण में रख दिया। ठीक है, अब कार्निवोरा क्या था मेरे भाई? एक गण था। एक और गण मैं आपको बताता हूं, कौन सा? प्राइमेटा। प्राइमेटा क्या है? एक गण है। अब सर कार्निवोरा वो थे जो सर क्या कर रहे थे? कहीं ना कहीं आपके मांसाहारी थे। सर ये प्राइमेटा गण कौन सा होता है? सर ये प्राइमेटा गण कौन सा होता है? तो मैं आपसे सीधा बोलूंगा, वे जीव जिनकी खोपड़ी का आकार बड़ा होता है। वे जीव जिनकी खोपड़ी का आकार बड़ा होता है, जैसे हम, जैसे आपके कपी, चिंपैंजी, गोरिल्ला। ठीक है, तो ये जो होते हैं ये किसमें आते हैं? प्राइमेट्स में आते हैं, प्राइमेटा गण में आते हैं।
ठीक है। अब आप बोलेंगे सर दोनों तो बिल्कुल अलग अलग है, यहाँ पर तो आपने मांसाहारी की बात करी और यहाँ पर आपने खोपड़ी की बात करी। प्राइमेट्स वो होते हैं जिनमें खोपड़ी का आकार बड़ा होता है, कार्निवोरा वो होते हैं जो मांसाहारी होते हैं। दोनों में क्या समानता नहीं है, दोनों अलग अलग है, लेकिन कुछ ना कुछ समानता होगी। इस वजह से इनका वर्ग जो होगा वो समान होगा। क्या कि भैया सोच समझकर मुझे बताइएगा, मेरा गण जो है, मनुष्य का गण जो है वो क्या है, प्राइमेटा। हमारी खोपड़ी का आकार बड़ा है। चिंपैंजी जो है उसका भी गण क्या है, प्राइमेटा। गोरिल्ला उसका भी गण क्या है, प्राइमेटा। बंदर उसका भी गण क्या है, प्राइमेटा। लेकिन कुत्ते का, बिल्ली का गण क्या है, कार्निवोरा, वो मांसाहारी है। ठीक है सर, समझ में आ गया। अब आप मुझे बताएंगे सर इनके गण तो अलग अलग थे, कुत्ते के बिल्ली के तो समान थे और हमारे बंदर के और कपी के तो प्राइमेटा था, लेकिन हमें कुछ समानता है, इन दोनों गण में कुछ समानता है। यस, हम सभी क्या हैं, स्तनधारी है, मैमल्स है। मैमल्स यानी स्तनधारी, यानी ऐसे जीव जिनमें स्तन ग्रंथियां होती है। नर में भी होती है, मादा में भी होती है। मादा में परिपक्व हो जाती है अपने बच्चे को दूध पान कराने के लिए, उनको हम क्या बोलते हैं, मैमल्स बोलते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां मिलती है। स्तन ग्रंथियों को हम अंग्रेजी में बोलते हैं मैमरी ग्लैंड्स, वहीं से शब्द आया क्या, मैमल्स। तो जरा सोचिए, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे हम हो, चाहे कपी हो, चाहे बंदर हो, सभी के अंदर क्या मिल रही है, स्तन ग्रंथियां मिल रही है। यानी इन गण का कुछ समानता थी। क्या इनमें क्या समानता थी, इन सभी में क्या मिल रही है, स्तन ग्रंथियां। इसलिए हमने इनको समान किसमें रख दिया, वर्ग में रख दिया, और वो जो वर्ग जो था वो क्या था, मैमल्स था। ठीक है। अब ये तो सर आपने एक वर्ग लिख दिया, और भी कोई वर्ग बताओ ताकि फिर समानता दिखाई दे। आप सभी ने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा, जरा ध्यान से सोच समझ कर मुझे बताइएगा। क्या आपने सरीसृप नाम सुना है, रेप्टाइल्स सुना होगा। क्या आपने पक्षी वर्ग सुना है, एवीज। एवीज ऐसे एम्फीबियंस भी होते हैं, एम्फीबियंस, स्पाइसीज भी होती है, मछलियां भी होती है। मैं यहां पर सिर्फ तीन लिख रहा हूं। एवीज वो वर्ग है जिसमें पक्षी रखे जाते हैं। रेप्टाइल्स वो वर्ग है जिसमें सरीसृप रखे जाते हैं, जो रेंगने वाले होते हैं। मैमेलिया वो वर्ग था जिसमें किसको रखा जाता है, जिनमें स्तन ग्रंथियां होती है। भैया ये तो बिल्कुल अलग है, पक्षी अलग है, स्तनधारी अलग है, सरीसृप अलग है, लेकिन इनमें कुछ ना कुछ तो समानता है। अब कुछ ना कुछ समानता होगी तो इनको कॉमन किसमें रखा जाएगा, संघ में। उस संघ का नाम है कॉर्डेटा, हिंदी में बोलते हैं रज्जुकी। क्या समानता थी बेटा, ये जितने भी जीव होते, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो सरीसृप हो, चाहे वो स्तनधारी हो, चाहे वो उभयचर हो, चाहे वो मछलियां हो, इन सभी जीवों में असमानता तो है, लेकिन एक समानता भी थी। क्या, इन सभी जीवों के जीवन काल में ये जो भाग होता है ना, इसको हम बोलते हैं पृष्ठ भाग। इस पृष्ठ भाग पर एक ठोस रज्जु होती है, जो आप चौथा चैप्टर है एनिमल किंगडम, प्राणी जगत, 11वीं कक्षा का, उसमें पढ़ते हैं, जिसका नाम होता है नोटोकॉर्ड, पृष्ठ रज्जु। क्या बोला मैंने, इन सभी जीवों के जीवन काल में क्या मिलती है, एक रज्जु मिलती है जो ठोस होती है। एक रज्जु मतलब एक धागा, रज्जु का मतलब क्या होता है, एक धागा जो बहुत कठोर है, जो पृष्ठ भाग पर मिलता है, जिसको हम बोलते हैं पृष्ठ रज्जु। क्या बोलते हैं, पृष्ठ रज्जु। और जिन भी जीवों में पृष्ठ रज्जु मिलती है उनको हम कौन से संघ में रखते हैं, याद रखना, कॉर्डेटा। रज्जु की नाम में क्या है, रज्जु की, यानी जिनके अंदर क्या मिलेगी, पृष्ठ रज्जु मिलती है। ठीक है। जिनमें नहीं मिलती है, जैसे आपने कहीं ना कहीं अगर हल्का फुल्का याद आ रहा हो, 11वीं कक्षा में चैप्टर था प्राणी जगत, उसमें आपने 11 संघ पढ़े थे, याद आ रहे हैं, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, टिनोफोरा, प्लेटिहेल्मिंथेस, एस्केल्मेंथेस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, गाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, कॉर्डेटा, याद आ रहे हैं। तो ये क्या थे आपके, संघ थे। ठीक है, मैं लिख देता हूं कुछ, पॉलीफेरा, एक लिख देता हूं, पॉलीफेरा, सिलेंटेटा, ये बहुत सारे संघ है, और ये बहुत सारे संघ एक्सेट्रा लिख देता हूं, आदि। ये बहुत सारे संघों में कुछ समानता थी, ये सभी के सभी परपोषी थे, अपना खाना खुद नहीं बना सकते थे। इन सभी को हमने रखा एक जगत में जिसका नाम था प्राणी जगत, एनिमेलिया किंगडम। तो जरा सोचिए, इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वर्गीकरण कर रहे हैं। आई होप ये वर्गीकरण की ये प्रणाली आपको समझ में आ गई हो। अब बात आ रही है, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है, एक शब्द आता है जिसका नाम होता है वर्गीकी सोपान, जिसको हम टेक्सॉन भी बोलते हैं। सर ये वर्गीकी सोपान क्या है, ठीक है। आप मुझे बताइए, जब हम वर्गीकरण कर रहे थे तो हम सात श्रेणियों में बांट रहे थे, 7 स्टेप्स थे, 7 पद थे, 7 रैंक थी, बोल सकते हैं। प्रत्येक पद जो है इस वर्गीकी संवर्ग का, इस वर्गीकी पदानुक्रम का प्रत्येक पद जो होता है ना, क्या बोला मैंने, वर्गीकी संवर्ग का, वर्गीकी संवर्ग को हम वर्गीकी पदानुक्रम भी बोल रहे हैं, एक ही चीज है ये। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सर वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी पदानुक्रम अलग अलग नहीं, एक ही चीज है। वर्गीकी संवर्ग, वर्गीकी पदानुक्रम जो है, एक क्रम में कई सारे पद हैं, कितने, 7 पद हैं। इन 7 पदों में जीवों को बांटना क्या कहलाएगा, वर्गीकी पदानुक्रम। ठीक है। तो ये जो वर्गीकी संवर्ग, ये जो वर्गीकी पदानुक्रम है, इसके जो 7 पद थे, इसका प्रत्येक पद, प्रत्येक रैंक, प्रत्येक स्टेप, ठीक है, प्रत्येक श्रेणी, प्रत्येक समूह, चाहे वो गण हो, चाहे वो वर्ग हो, चाहे वो संघ हो, चाहे वो कुल हो, चाहे वो वंश हो, चाहे वो जाति हो, चाहे वो जगत हो, एक पद की अगर मैं बात करता हूं तो एक पद जो होता है एक वर्गीकी पदानुक्रम का, उसे हम बोलते हैं क्या, वर्गीकी सोपान। यानी वर्ग क्या है, वर्गीकी सोपान है, गण क्या है, वर्गीकी सोपान है, जगत क्या है, वर्गीकी सोपान है, कुल क्या है, वर्गीकी सोपान है, वंश क्या है, वर्गीकी सोपान है, जाति क्या है, वर्गीकी सोपान है। तो प्रत्येक पद जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वर्गीकी सोपान बोलते हैं। आई होप इतनी सी बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है। नीट से प्रश्न पूछे जाते हैं, याद रखना, ठीक है। उपरोक्त में से कौन वर्गीकी सोपान है, 4 ऑप्शन दिए होंगे, जिसमें से अगर इन 7 में से कुछ होगा तो आप टिक लगा देंगे। नेक्स्ट, अब बात आगे ध्यान से देखिएगा, ये प्रश्न भी आता है नीट में। अगर मैं नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूं, यानी जाति से होता हुआ वंश, वंश से कुल, कुल से गण, गण से वर्ग, वर्ग से संघ, संघ से जगत की ओर जब मैं जा रहा हूं, बढ़ रहा हूं, तो मुझे समानताएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी कि घटती हुई दिखाई देंगी। इसको मैं दूसरे तरीके से भी बोल सकता हूं, जब मैं जगत से जाति की तरफ जाता हूं, है ना, तो मुझे समानताएं बढ़ती हुई दिखाई देती है या घटती हुई दिखाई देती है। तो एक पढ़ लो, ऑटोमेटिकली दूसरा समझ में आ जाएगा। मान लो मैं जाति से जगत की तरफ बढ़ रहा था, है ना, एक जीव का अध्ययन में कर रहा था, उसकी जाति देख रहा हूं, वंश देख रहा हूं, कुल देख रहा हूं, गण देख रहा हूं, वर्ग देख रहा हूं, संघ देख रहा हूं, जगत देख रहा हूं। जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं तो समानताएं बताएं बढ़ेंगी कि घटेंगी। एक सिंपल सी चीज बताऊं, देखो आप देखो, यहां पर वंश कौन सा था, सर पैंथेरा। पैंथेरा वंश में 2 प्रकार की जातियों को हमने रखा, एक लियो को और एक टाइग्रेस को, 2 थी। वहीं अगर मैं एनिमेलिया जगत की बात करता हूं तो एनिमेलिया जगत में मैं भी आता हूं, कुत्ता भी आता है, बिल्ली भी आती है, बंदर भी आता है, चिंपैंजी भी आती है, शेर भी आता है, बाघ भी आता है, बहुत सारे प्रकार के जीव आ रहे हैं। तो खुद जरा सोचिए, नीचे से ऊपर की तरफ जब बढ़ रहे थे तो समानताएं बढ़ रही थी या घट रही थी। भैया इतने सारे जब जीव होंगे समूह में तो कहीं ना कहीं समानताएं कम होंगी कि नहीं होंगी। इस समूह में सिर्फ ये 2 जीव थे तो समानताएं क्या होंगी, ज्यादा होंगी। तो याद रखना, जब हम जाति से जगत की तरफ जाते हैं तो समानताएं घटती हैं।
भूल मत जाइएगा, ये प्रश्न पूछा गया है नीट में, याद रखना। समानताएं घट रही हैं। वहीं अगर हम जगत से जाति की तरफ जाएंगे तो समानताएं बढ़ेंगी। इसको एक अलग तरीके से प्रश्न पूछा गया, क्या उपरोक्त में से, ऐसे पूछा गया, उपरोक्त में से, नीट में प्रश्न आया था, उपरोक्त में से अधिक समानता किसमें मिलेगी? अब चार चीजें दे दी, वर्ग दे दिया, गण दे दिया, कुल दे दिया और जाति दे दी। अब आप जरा सोचिए, सबसे ज्यादा समानता किसमें मिलेगी? सबसे नीचे किसमें? जाति में। सबसे कम समानता किसमें मिलेगी? सबसे ऊपर यानी किसमें? वर्ग में। अगर ऑप्शन में ये चार दे दिए, ये चार दे दिए, मान लो ये दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया और ये दे दिया, तो सबसे ज्यादा समानता जाति में, जाति में। सबसे कम समानता वर्ग में। समझ में आया? तो एक ही चीज याद रखना, क्या नीचे से ऊपर जाओ समानता घटती है, तो सबसे ज्यादा समानता कहां पर? नीचे। और सबसे कम समानता कहां पर? जगत में। बस इतनी सी बात थी। ये था बेटा जी हमारा क्या, वर्ग की संवर्ग। एक हमारी बुक में ना इस तरीके से वर्गीकरण कर रखा है चार जीवों का, एक मनुष्य का, एक घरेलू मक्खी का, एक आम का और एक गेहूं का। 2020 में कोई प्रश्न नहीं आया था नीट में, 2021 में एक प्रश्न आया है नीट में, और वो प्रश्न यहां से आया है, जो जानते हैं उनको पता होगा। एक प्रश्न आया 2021 का जो पेपर हुआ था उसमें नीट में, एक प्रश्न, क्या घरेलू मक्खी का कुल पूछा था। घरेलू मक्खी का कुल पूछा था। अब जिसने ये पढ़ा ही नहीं, जिसने देखा ही नहीं, जिसने इसको हल्के में ले लिया, वो भूल गया, उसको याद ही नहीं था, वो फिर तो कम आएगा। तो कृपया करके ये जो चार्ट जो दे रखा है ना हमारी बुक में एनसीईआरटी में, इसको घोट कर पी जाइएगा। हमारा नाम होमो सेपियंस, हमारा वंश होमो, हमारा कुल होमिनिडी, हमारा गण प्राइमेटा, वर्ग मैमेलिया और संघ क्या है? हमारा कॉर्डेटा। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम मस्का डोमेस्टिका, जिसमें मस्का उसका वंश नाम है, म्यूसिडी उसका कुल है, डिप्टेरा उसका गण है, इंसेक्टा उसका वर्ग है और आर्थ्रोपोडा उसका संघ है। जगत तो भैया देखिए दोनों के जगत क्या होंगे? एनिमल यानी दोनों ही प्राणी जगत में आते हैं। उसी प्रकार आम का दे रखा है, गेहूं का दे रखा है, तो ये आपने दोनों आज की आज में, या मैं बोलूंगा ये सारे के सारे आपने आज की आज में याद करने हैं। जी हाँ, याद करने हैं, कॉपी में लिखें, प्रैक्टिस करें, आज की आज में आपने ये याद करने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते बेटा जी। इस चैप्टर का आखिरी भाग है, वो है वर्ग की सहायता साधन। नाम क्या है? वर्ग की सहायता साधन। अब जरा सोचिए, हमने बोला हम पढ़ रहे हैं वर्ग की क्या थे? तीन भाग थे, एक था क्या? पहचान, एक था नामकरण और एक था वर्गीकरण। हमने सबसे पहले क्या पढ़ लिया? नामकरण। हाँ, ऑर्डर तो यही है वर्ग की का, सबसे पहले पहचान, फिर नामकरण, फिर वर्गीकरण। लेकिन हमने अलग तरीके से पढ़ा। हमने पहले नामकरण पढ़ा, फिर हमने वर्गीकरण देखा, जीवों को बांटा, किसमें बांटा? समूहों में बांटा, वो हमने देखे। अब आखिरी चीज है क्या? पहचान। सोचिए आज की डेट में कोई जीव खोजा जाए, हम उसकी पहचान करते हैं, कैसे करेंगे? हमारे पास कोई साधन है पहचान करने के लिए? तो कोई ना कोई साधन होना चाहिए। मान लो मैंने आपसे बोला कि भैया एक जीव मुझे दिखा, है ना, और वो जीव जो है उसके ये लक्षण है। अब मैं उन लक्षणों की तुलना किससे करूंगा? दूसरे जीवों से करूंगा। दूसरे जीवों को देखने जाऊंगा ना, कहां पर मिलेंगे वो दूसरे जीव? मान लो आज मुझे एक जीव मिला, वो रेड पांडा के जैसा है। क्या बोला मैंने? एक मुझे जीव मिला जो दिखने में रेड पांडा के जैसा है। अब आप बोलेंगे रेड पांडा क्या होता है? एक जीव होता है, एक जंतु होता है, एक एनिमल होता है। अब वो रेड पांडा के जैसा है, मुझे कैसे पता रेड पांडा के जैसा है? पहले तो मुझे रेड पांडा को देखना पड़ेगा। तो रेड पांडा को देखने में कहां जाऊंगा? मैं जाऊंगा जू में, यानी चिड़ियाघर में। मैं जाकर देखूंगा, अच्छा रेड पांडा ऐसा दिखता है, ओहो वो जीव भी बिल्कुल वैसा दिख रहा है, यानी कुछ ना कुछ क्या है? समानता है। इससे पता लग गया कि वो जो जीव जो है वो जंतु है। समझ में आया? तो कुछ ना कुछ साधन ऐसे होने चाहिए मनुष्यों के पास जिससे तुलना करके पहचान की जा सके। तो ऐसे साधनों को हम क्या बोलते हैं? वर्ग की सहायता साधन। अंग्रेजी में बोलते हैं टेक्सोनॉमिकल एड या टेक्सोनॉमिकल एड्स। ये एड्स वो वाला एड्स नहीं है, एड का मतलब होता है सहायता करना। जैसे आपने देखा होगा कई बार जब कई लोग मोटरसाइकिल खरीद कराते हैं या कुछ खरीद कराते हैं, तो उसके अंदर एक ना, या जो बस भी होती है, कई बार बसों में भी होती है, आपके घर में भी होती है, एक बॉक्स होता है जिसके अंदर दवाइयां होती हैं, सेवलॉन होती है, डिटॉल होती है, पट्टियां होती है, उसको बोलते हैं फर्स्ट एड बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं उस बॉक्स को? क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड। आपने मूवीज में भी सुना होगा, कोई घायल हो जाता है तो क्या बोलते हैं? फर्स्ट एड दो इसको। फर्स्ट एड का मतलब, फर्स्ट का मतलब सर्वप्रथम, एड का मतलब सहायता, यानी सबसे पहले सहायता उस बॉक्स की ली जाएगी उस घायल व्यक्ति का उपचार करने के लिए। तो एड का मतलब क्या होता है? सहायता लेना। और टेक्सोनॉमी मतलब वर्गीकी। अब वर्गीकी के अंदर क्या करने वाले हैं? कहीं ना कहीं जीव की क्या करने वाले? पहचान करने वाले। तो पहचान करने के लिए जो साधन हमारे पास होंगे, जो हमारी सहायता कर रहे हैं, वो कौन से हैं? सबसे पहला है हर्बेरियम। सबसे पहला क्या? हर्बेरियम। भैया हर्बेरियम क्या होता है? ध्यान से सुनिए बेटा, ये हर्बेरियम होता है इस तरीके से। क्या होता है? हर्बेरियम एक जगह हो सकती है, एक छोटा सा रूम हो सकता है, एक बड़ा सा रूम हो सकता है। क्या होता है हर्बेरियम? बहुत सीधा सीधा, हर्बेरियम एक रूम है, एक छोटा सा हो सकता है, बड़ा सा हो सकता है, जहां पर हम क्या करते हैं? एक सफेद रंग की शीट लेते हैं। क्या बोला हमने? हर्बेरियम में एक सफेद रंग की क्या ले रहे हैं? शीट ले रहे हैं। सफेद रंग की क्या लेते हैं? शीट लेते हैं। ठीक है, शीट मतलब कागज का सफेद रंग की शीट है। ठीक है, जिसका मान होता है क्या? 11.5 इंच से 16.5 इंच की होती है। ये मानक है, याद रखना, 11.5 से 16.5 इंच की वो शीट होती है। उस शीट पर हम किसी पादप के जो मृत नमूने होते हैं, मृत नमूने होते हैं। आप बोलेंगे मृत नमूने का मतलब? अरे भाई मेरे कोई पत्ती गिर गई, खत्म हो गई, मृत हो गई, है ना? तो ये क्या कहलाते हैं? आपके मृत नमूने कहलाते हैं। किसके? पादप के। कोई टहनी टूट गई, कोई जड़ें खत्म हो गई, कोई पादप गिर गया है, उसका तना टूट गया है ना? तो वो क्या कहलाते हैं? मृत नमूने कहलाते हैं। अब उन मृत नमूनों को सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। क्या बोला हमने? वो जो मृत नमूने, वो जो पत्ती जो गिर गई है, यहां पर देखिए हम पादपों की बात कर रहे हैं, जंतुओं की बात नहीं कर रहे। हर्बेरियम में कहीं ना कहीं पादप जो होते हैं उनके मृत भागों को क्या करते हैं? सबसे पहले सुखाते हैं, उसमें से जल निकाल देते हैं। सुखा दिया, जल निकाल दिया, पत्ती सूख गई है। सूखने के बाद उसको प्रेस करके किसी मैं बोलूंगा फेविकॉल तो नहीं होता है, ग्लू होती है ना, चिपका दिया जाता है इस शीट पर। इस सफेद रंग की ऐसी एक शीट होती है, उस शीट पर ये दिख रही होंगी आपको, इस तरीके से पादप के नमूनों को सुखाकर और दबाकर प्रेस करके यहां पर चिपका दिया जाता है और उन्हें परिरक्षित कर दिया जाता है। परिरक्षित का मतलब स्टोर कर दिया जाता है। तो ऐसी जगह जहां पर इस तरीके की हर्बेरियम शीट को रखा जाता है, उस जगह को हम क्या बोलते हैं? हर्बेरियम बोलते हैं। अब आप बोल रहे हैं क्यों कर रहे हैं? अब जरा सोचिए, कोई वनस्पति वैज्ञानिक है, उसने आज कोई वनस्पति खोजी, अब उसको लग रहा है कि ये जो वनस्पति है, इसकी पत्तियां जो है ऐसी है, इसकी जड़ें जो है ऐसी है। ये तुलना करने के लिए, देखने के लिए, समानता देखने के लिए, असमानता देखने के लिए, कहां रखूं, इनका वर्गीकरण कैसे करूं, तो पहचान करने के लिए कहां जा रहा है? वो हर्बेरियम जा रहा है। हर्बेरियम जाकर वो तुलना करेगा, उसको पता लग जाएगा कि हां भैया ये थैलोफाइट है, ब्रायोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म में क्या है ना? तो इस तरीके से तुलना करने के लिए वो हर्बेरियम में जाएगा। सीधी सी बात है, बता, इतनी सी बात, सिंपल सी बात है, क्या? हर्बेरियम। ठीक है, तो याद रखना, हर्बेरियम में जीवित नहीं, मृत भाग जो होते हैं पादप के, उनको परिरक्षित किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ठीक है, अब ये जो हर्बेरियम जो शीट जो होती है बेटा, देखिए ये जो हर्बेरियम, देखिए ये हर्बेरियम शीट है, ये इस तरीके से हर्बेरियम शीट होती है। ठीक है, इस हर्बेरियम शीट में ये पादप का एक मृत नमूना जिसको हमने परिरक्षित कर दिया। अब इसके यहां पर देखिएगा, नीचे यहां पर क्या लिखा होता है? उस वैज्ञानिक का नाम, उस टाइम पर जिस पर उसने ये बनाई है शीट, उस पादप का वैज्ञानिक नाम, उसका वर्ग की पदानुक्रम पूरा लिखा जाएगा, जगत कौन सा, संघ कौन सा, वर्ग, वो सारी चीजें। ये नहीं लिखा जाएगा कि पादप की लंबाई कितनी है ना, ये सारी चीजें नहीं लिखी जाएंगी। क्या लिखा जाएगा? वैज्ञानिक का नाम लिखा जाएगा, उस पादप का वैज्ञानिक नाम लिखा जाएगा, वो डेट लिखी जाएगी, वो टाइम लिखा जाएगा,
वो सारी चीजें यहां पर लिखी जाएंगी। समझ में आ गया? सिंपल सा था। ये था बेटा जी पहला सहायता साधन जिसका नाम था हर्बेरियम। आइए बढ़ते हैं दूसरा, वनस्पति उद्यान। नाम में क्या है? उद्यान। उद्यान का मतलब होता है गार्डन, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं बॉटनिकल गार्डन। आप बोलेंगे सर हर्बेरियम को इंग्लिश में क्या बोलना था बेटा? हर्बेरियम को इंग्लिश में हर्बेरियम ही बोलते हैं, ठीक है। हाँ, हिंदी में इसको पादपाल्य बोल देते हैं, पादपाल्य कह देते हैं। हर्बेरियम को हिंदी में क्या बोलते हैं? पादपाल्य, ठीक है। इंग्लिश में हर्बेरियम ही बोलते हैं। वनस्पति उद्यान को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बॉटनिकल गार्डन। कुछ इस तरीके से गार्डन होते हैं। अब आप मुझे बताइए, गार्डन है ना? अब यहां पर गार्डन में आप जा रहे हैं क्या करने के लिए? सोचिए क्या करने के लिए कि भैया जब हम एक एज ऐसी आ जाती है, जब मानसिक दबाव बहुत ज्यादा आ जाता है, मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है, कहीं ना कहीं जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ जाती है, तो सुकून के लिए हम कुछ ऐसी जगह पर जाते हैं जहां पर हमें सुकून मिल सके। हम ऐसी जगह पर जाते हैं। तो क्या हर्बेरियम का ये बॉटनिकल गार्डन का काम ये हो गया कि आपके मेंटल दबाव को कम करना? नहीं। हर्बेरियम हमने क्यों बनाया? सॉरी, बॉटनिकल गार्डन हमने क्यों बनाया? किस लिए बनाया? ताकि हमारी जो मानसिक स्थिति है वो सही हो सके? नहीं, हमने इसलिए नहीं बनाया। हमने इसलिए बनाया है ताकि वो पादप जो विलुप्त होने की कगार पर है, हम उन्हें क्या कर सके? स्टोर कर सके, हम उनको परिरक्षित कर सके, है ना? हम उनको कंजर्व कर सके, हम उनको सुरक्षित रख सके, हम उनकी जैव विविधता को बनाए रखें ताकि वो इस पृथ्वी से विलुप्त ना हो। तो एक कारण तो ये हो गया क्या कि हम बॉटनिकल गार्डन्स क्यों बनाए? ताकि हम उन पादपों को परिरक्षित रख सके, उन पादपों को स्टोर कर सके, उन पादपों को संचित कर सके जो विलुप्त होने की कगार पर है। दूसरा, हम उन पादपों को भी रख रहे हैं जिनसे हमें फायदा है। मान लो कोई औषधीय पादप है जिससे हमें औषधियां मिल रही है, हम उसको यहाँ पर ग्रो कराएंगे, हम उसकी वृद्धि कराएंगे। हाँ, हमें उससे उत्पाद मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ठीक है। तो दो मुख्य कारण है, एक वो पादपों को यहाँ पर उगाया जाता है जो विलुप्त होने की कगार पर होते हैं, और एक उन पादपों को उगाया जाता है जिनसे हमें फायदा होता है। तो दो कारण है। मेन जो तीसरी यहाँ पर वो ये, क्या वनस्पति उद्यान में मृत भागों को उगाया जाता है, क्या मृत भागों को रखा जाता है, क्या पादपों के? नहीं, यहाँ पर जीवित पादपों को रखा जाता है। तो आपको अंतर समझ में आया? हर्बेरियम में और वनस्पति उद्यान में वहां पर मृत भागों को रखा जाता है, यहाँ जीवित भागों को रखा जा रहा है। क्यों रखा जा रहा है? ताकि वो पादप जो विलुप्त होने की कगार पर है उनको बचाया जा सके, और वो पादप जिनसे हमें लाभ हो रहा है, जिनसे हमें उत्पाद मिल रहा है, उनसे और उत्पाद मिल सके, उनकी भी वृद्धि हो, हमारा भी फायदा हो। समझ में आया? ये था क्या? वनस्पति उद्यान। अब कोई वनस्पति वैज्ञानिक है, वो जाकर देखना चाहता है किसी पादप को, तो यहाँ जाकर देख सकता है, आराम से पादप को देख सकता है, ठीक है। तो एक तरीके से सहायता मिल रही है, एक साधन है किसी भी साइंटिस्ट के लिए, एक बॉटनिस्ट के लिए साधन का काम कर रहा है। तीसरा जो है वो है संग्रहालय, म्यूजियम बोलते हैं, म्यूजियम बोलते हैं। अब बेटा संग्रहालय जो होता है, उस संग्रहालय में हम किसी पादप के भी और जंतु के भी, दोनों के मृत नमूनों को रखते हैं, या तो पादप या जंतु, इनके मृत नमूनों को रखते हैं। तो आप बोलिए सर इसमें और हर्बेरियम में फर्क क्या था? हर्बेरियम में भी तो पादप के मृत नमूनों को रखा जाता था, लेकिन हर्बेरियम में पादप के मृत नमूने जो थे उनको सुखाकर, उनको शीट पे दबाकर, प्रेस करके, चिपका के रखा जाता था। यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर बेटा जी हम सीधा इस तरीके से जार लेंगे। आपके स्कूल में भी होंगे, देखिएगा आपके स्कूल में भी होते हैं इस तरीके से, है ना? आपके स्कूल में म्यूजियम में छोटे-छोटे म्यूजियम होते हैं, हाँ आपने देखे होंगे, ठीक है। इस तरीके से जार होते हैं और इन जार के अंदर एक घोल होता है जिसका नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या नाम होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड एक घोल है, ठीक है। इस घोल में या तो पादप या जंतु उसके पूरे शरीर को इसके अंदर डाल देते हैं। अब आप बोलेंगे इस घोल से क्या होगा? ये घोल जो होता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। जरा सोचिए, अगर घोल नहीं डालूंगा तो हो सकता है सूक्ष्म जीव जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, उन मृत भागों को गला दे, सड़ा दे, है? तो उससे बचाने के लिए हम इस घोल में रख देते हैं किसको? मृत भागों को। तो जरा सोचिए, संग्रहालय में जाकर पता नहीं लगेगा? जरा सोचिए, आप में से कईयों ने सांप नहीं देखा होगा, हो सकता है कईयों ने नहीं देखा, लेकिन जरा सोचिए जब आपने स्कूल में जो आपकी बायो की जो लैब जो थी, ठीक है, उसमें जाकर इस तरीके से छोटे-छोटे जार जो है उसमें सांप देखा था? हाँ देखा था, मैंने तो देखा था, मुझे याद है अच्छी तरीके से 9th क्लास में देख लिया था, हमारे स्कूल में था। तो जरा सोचिए, आपके स्कूल में भी संग्रहालय है और आपकी सिटी में भी, आपके शहर में भी क्या होते हैं? संग्रहालय होते हैं। वहां पर जाकर जरूर देखिएगा, बहुत आनंद आता है। क्या आपकी सहायता कर रहे हैं? यस। आपको इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? यस। आपको ज्ञान दे रहे हैं? हाँ बिल्कुल दे रहे हैं, ठीक है। तीसरा वर्गीय की सहायता साधन था। चौथा मेरे भाई, प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। सीधी सी बात है, आपने कहीं ना कहीं कुछ ऐसे जंतुओं के बारे में सुना, सिर्फ सुना, आपने देखा नहीं था। जरा सोचिए, आज से पहले आपने शेर सिर्फ सुना, बाघ सिर्फ सुना, देखा नहीं, कैसा होता है? आनंद नहीं आया। सिर्फ टीवी में देखा, जब लाइव आपने जाकर देखा तो बड़ा आनंद आया, है ना? आपने कहीं ना कहीं गेंडे के बारे में सुना कि गेंडे में एक सींग होता है, या आपने नहीं सुना गेंडे में सींग होता है कि नहीं होता। आपने चिड़ियाघर में जाकर देखा, अरे गेंडे में तो एक सींग मिल रहा है, अरे वाह, इन्फॉर्मेशन मिली या नहीं मिली? आपने रेड पांडा आज तक नाम नहीं सुना था, लेकिन जब आप चिड़ियाघर गए तो वहां पर चिड़ियाघर में आपने देखा कि रेड पांडा मिल रहा है, बाहर लिखा होता है कि यहाँ पर क्या मिल रहा है? रेड पांडा मिल रहा है। आपने सोचा रेड पांडा क्या है? देखकर जाकर पता लगा ये रेड पांडा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको प्राणियों को, जीवित प्राणियों को एक जगह पर रखा जाता है जहां पर उनकी देखभाल की जाती है, जहां पर उनको रखा जाता है, जहां से आप अपनी इंफॉर्मेशन, अपना ज्ञान वहां से बटोरते हैं, उस जगह को हमने बोला प्राणी उपवन या चिड़ियाघर। ये थे 4 वर्ग की सहायता साधन। आइए पांचवा है मोनोग्राफ। मोनोग्राफ क्या है बेटा जी? मोनोग्राफ एक पुस्तक है। मोनोग्राफ क्या होती है? पुस्तक होती है। अब इस पुस्तक में क्या होता है? ध्यान से सुनना। इस पुस्तक में कोई भी चाहे वो पादप हो, चाहे वो जंतु हो, कोई भी पादप या जंतु का कोई भी वर्गीकी सोपान, याद है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था वर्गीकी सोपान, वर्गीकी सोपान याद है? मान लो मैंने बात करी किसकी? आम की। किसकी बात करी? आम की। अब आम का वंश क्या था? आम का वंश क्या था? मेंजीफेरा। अब मेंजीफेरा क्या था? एक वर्गीकी सोपान था। और एक वर्गीकी सोपान की सारी इंफॉर्मेशन, सारे संदेश, सारी डिटेल इस पुस्तक में होती है। क्या है इस पुस्तक में? जैसे मैंने बोला कि भैया आर्थ्रोपोडा क्या था? आर्थ्रोपोडा एक संघ था जिसमें कीटों को रखा जाता है। मैंने बोला एक कीट है, मान लो कौन? कॉकरोच। कॉकरोच एक कीट। उस कॉकरोच का जो संघ जो था, कौन सा? आर्थ्रोपोडा, उसकी सारी इंफॉर्मेशन एक बुक में है। तो एक बुक, एक पुस्तक जिसके अंदर एक पादप या जंतु का जो वर्गीकी सोपान है, एक वर्गीकी सोपान जो होगा, एक वर्गीकी सोपान, चाहे वो जगत हो, चाहे वो संघ हो, चाहे वर्ग, गण, कुल, वंश, जाति, कोई भी एक वर्गीकी सोपान की इंफॉर्मेशन, कोई भी वर्गीकी सोपान की इंफॉर्मेशन, एक वर्गीकी सोपान की इंफॉर्मेशन जिस पुस्तक में होगी, उस पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ। खत्म। सिंपल सा था। तो कई बच्चे समझ नहीं पाते मोनोग्राफ क्या है। भैया ध्यान से सुनोगे, एक झटके में समझ में आ जाएगा। जिसको वर्गीकी सोपान समझ में आ गया, झटके में समझ में आ जाएगा। क्या हमारा वर्गीकी, अगर वर्गीकी, हमारे वर्गीकी पदानुक्रम की बात करें तो हमारा जरा सोचिए, हमारा जगत क्या था? सर हमारा जगत था क्या? एनिमेलिया। हमारा संघ क्या था? सर हमारा संघ था क्या? कॉर्डेटा। हमारा वर्ग क्या था? मैमेलिया। ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी एक वर्ग की सोपान, एक पद की इंफॉर्मेशन जिस पुस्तक में होती है, उस पुस्तक को हमने बोला मोनोग्राफ। ये था पांचवा वर्ग की सोपान, पांचवा वर्ग की सहायता साधन। आइए आगे चलते हैं। छठा है फ्लोरा। सर ये फ्लोरा क्या है? फ्लोरा भी एक पुस्तक है मेरे भाई। फ्लोरा भी क्या है? एक पुस्तक है।
लेकिन इस पुस्तक में ना पर्टिकुलरली हम बात करें किसकी? पादप की, जंतु की नहीं। अगर जंतु की बात करेंगे तो उस पुस्तक का नाम होगा फोना, फोना। पादप की बात करेंगे तो उस पुस्तक का नाम है फ्लोरा, ठीक है? तो फ्लोरा पादपों से संबंधित, फोना जंतुओं से संबंधित, ठीक है? तो एक ऐसी पुस्तक जिसमें किसी भी पादप की इंफॉर्मेशन है। किस चीज की इंफॉर्मेशन? इस पुस्तक में कौन सी इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है किसी पादप की? क्या कि वो पादप कहां मिल रहा है, कहां मिल रहा है, ये इंफॉर्मेशन होगी। वो पादप के आसपास वातावरणीय परिस्थितियां कैसी मिल रही है, उस जगह की जलवायु कैसी मिल रही है, उस जगह की जलवायु कैसी मिल रही है, उस जगह की भौगोलिक कंडीशन कैसी, भौगोलिक परिस्थितियां कैसी, ठीक है? वो कौन से आवास में मिल रहा है, आसपास उसके क्या मिल रहे हैं। तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक पादप की जिस पुस्तक में होती है, उस पुस्तक को हम क्या बोलते हैं? फ्लोरा। अब मान लो मुझे किसी पादप के बारे में अध्ययन करना है, मैंने उस पादप की फ्लोरा देखी, मुझे पता लग जाएगा कि वो पादप जो है वो कहां उग रहा है, उसके आसपास की कंडीशंस कैसी हैं, मुझे डिटेल मिल जाएगी। यस, सारी डिटेल मिल जाएगी, खत्म, खल्लास, सिंपल सा था। चल, ये था सातवां वर्गीय की सहायता साधन। ये छठा था, आखिरी वर्गीय की सहायता साधन जो है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है कुंजी या चाबी। देखिए जरा कुछ इस तरीके से, जब ये आपके पास आएगा, स्लाइड जब आएंगी तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैं पहले समझाता हूं ये कुंजी या चाबी का मतलब क्या है। सबसे पहली चीज, ये कई बच्चे समझ नहीं पाते कुंजी चाबी है क्या। लेमार्क ने इसके बारे में कुछ बातें बताई थी, इसके बारे में, कुंजी या चाबी के बारे में लेमार्क ने कुछ डिटेल्स बताई थी। क्या? देखिए, कुंजी या चाबी का मतलब क्या है कि सबसे पहली बात तो एक तो ये वर्गीय की सहायता साधन है, ये पहचान करने में सहायता करेगा। नीट में ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा, कुंजी की सहायता किस चीज में की जाती है, तो आप सीधा बोलेंगे पहचानने में। पहली चीज सिंपल, अरे भैया ये जो साधन है इनके उपयोग हम क्या कर रहे हैं? पहचान करते हैं ना। तो है क्या ये कुंजी? हम सीधा सीधा बोलेंगे कुंजी एक कथन है, एक कथन होता है, उस कथन को, एक कथन होता है, उस कथन को बोलते हैं मार्गदर्शक या मार्गदर्शन। एक कथन होता है, उस कथन को हम बोलते हैं मार्गदर्शन। ध्यान से सुनो, अभी समझाऊंगा, पहले सुनो। कुंजी को समझ रहे हैं, हमने बोला भैया एक कथन है, एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट को हम बोलते हैं मार्गदर्शन। और उस मार्गदर्शन के दो आंसर होते हैं, या तो यस या नो, या तो हाँ या ना। उस स्टेटमेंट के, उस कथन के दो ही आंसर होंगे, उत्तर होंगे, या तो हाँ या ना। और इन दोनों आंसर्स को हम बोलते हैं युग्मित। क्या नाम देते हैं? युग्मित। तो युग्मित क्या थे? एक कथन के उत्तर थे, या तो हाँ या ना, और वो कथन क्या कहला रहा है? मार्गदर्शन कहला रहा है, ठीक है? अब ध्यान से सुनना, इसका उपयोग कैसे करेंगे। मान लो आज एक एक्स जीव जो है उसकी खोज हुई, ठीक है? एक एक्स जीव, मैं साइंटिस्ट हूं, मैंने खोजा, मैंने देखा। अब मुझे उसकी क्या करनी है? पहचान करनी है। मैंने इसका सहारा लिया। कैसे? मैंने बोला कि ये जो एक्स जीव है, इसमें पहला कथन मैंने दिया, एक्स जीव में बाल मिल रहे हैं। एक्स जीव में क्या? बाल मिल रहे हैं। ये मेरा कथन था। क्या था ये? मार्गदर्शन था, ठीक है? अब इसके दो ही उत्तर है, या तो हाँ या ना, या तो यस या नो। अगर हाँ, इट मींस बाल किसमें मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ स्तनधारियों में। यानी मेरा आंसर में मुझे पता लग गया कि भैया ये स्तनधारी है, मुझे पता लग गया ये स्तनधारी। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, एक्स जीव में प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। अगर हाँ तो पादप है, ना तो जंतु है, ऐसे भी तो बोल सकता है ना। तो पहले मैंने पहचान कर ली, मैंने देखा कि भैया जंतु है, पता लग गया कि प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, क्या ये जंतु है। अब उस जंतु में मैंने देखा इस जीव में बाल मिल रहे हैं, अगर बाल मिल रहे हैं यस ये स्तनधारी है। अगर नहीं मिल रहे तो भैया एक और कथन आएगा। अगर नहीं मिल रहे तो एक और मार्गदर्शन आएगा। क्या? एक्स जीव में पंख मिल रहे, एक्स जीव में पंख मिल रहे। अगेन एक फिर से क्या हो गया? मार्गदर्शन हो गया। आंसर अगर नो आएगा ना तो एक और मार्गदर्शन आ जाएगा। फिर ये मार्गदर्शन जो होगा, फिर इसका आंसर या तो यस हाँ मिल रही है, या नो नहीं मिल रहे। अगर मिल रहे तो डेफिनेटली क्या होगा? सर ये पक्षी होगा। और अगर नहीं मिल रहे तो लो जी प्रभु, एक और फिर तीसरा मार्गदर्शन रेडी है फिर यहाँ पर। तो जरा सोचिए, ऐसे करते 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 मुझे उस एक्स जीव के बारे में पता लग जाएगा। मैं उस एक्स जीव की पहचान कर लूंगा, हाँ कर लूंगा। यही क्या कहलाती है मेरी कुंजी, यही क्या कहला रही है चाबी। बस इतना सा था आपका ये क्या? वर्गीय की सहायता साधन। और इसी के साथ बच्चों हमने ये खत्म कर दिया है क्या? चैप्टर। जी हाँ, इतना ही था ये चैप्टर, समझ में आया? तो आज हमने द्विनाम पद्धति के नियम देखे, आज हमने वर्गीकरण के जो वर्गीय की पदानुक्रम है, वर्गीय की संवर्ग है वो देखे, आज हमने वर्गीय की सहायता साधन देखे। ये कंप्लीट हुआ है चैप्टर। अभी समय हुआ है आपके क्विज का। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आता हुआ फर्स्ट। 5 जगत वर्गीकरण प्रस्तुत किया था, सोचिएगा। हालांकि ये आगे आने वाले चैप्टर का प्रश्न है, फिर भी कोशिश करिए इसको करने की। 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? जीनियस ने, हक्सले ने, विटेकर ने, हचिंसन ने। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है ये। दूसरा प्रश्न, निम्न में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होंगे? सबसे कम समान लक्षण किसमें होंगे? कुल में, वर्ग में, वंश में, जाति में? सबसे कम समान का मतलब सबसे ज्यादा असमानताएं। कर लिया। तीसरा प्रश्न, कुल से निम्न स्तर का वर्ग की संवर्ग है, कुल से नीचे किसको रखा जाता है? कुल से निम्न स्तर यानी कुल से नीचे किसको रखा जाता है? वर्ग को, जाति को, संघ को, वंश को। अगला प्रश्न, जैविक शब्दावली में समान जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर प्रजनन योग्य वंशज उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं कहलाते हैं। यानी वो कौन थे जो आपस में प्रजनन करके अगली पीढ़ी ला सकते हैं? क्या वो पैंथेरा था? क्या वो फेलिडी थी? क्या वो कार्निवोरा था? या वो आपका आर्थ्रोपोडा थे? क्या वो आपके प्राणी थे? क्या वो आपका टाइग्रिस या लियो थे? कौन थे? अगला प्रश्न, कुंजी एक वर्ग की सहायता साधन है जो जीवों को पहचानने के लिए प्रयुक्त होती है। कुंजी का प्रत्येक कथन क्या कहलाता है? युग्मित, मार्गदर्शक, दोनों ए और बी, उपरोक्त में से कोई नहीं। सोचिए, दिमाग लगाएं। प्रत्येक कथन जो था कुंजी का वो क्या कहला रहा था? चलिए जी, समय हुआ समाप्त। आइए डिस्कस करते हैं बेटा जी। यहां पर हमारे ये 5 प्रश्न थे, देखते हैं जरा। देखिए, पहला प्रश्न था 5 जगत वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? बहुत सिंपल सा बच्चों वाला बेबी प्रश्न था, अच्छे तरीके से जानते हैं। आर एच विटेकर जो जो है उन्होंने जीवों को 5 जगत में बांटा था। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी, एनिमेलिया। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? विटेकर ने। हालांकि चैप्टर का प्रश्न नहीं है, लेकिन फिर भी हमें पता होना चाहिए।
निम्न में से किसमें सबसे कम समान लक्षण होते हैं? जरा सोचिए, ऊपर से नीचे जब जाते हैं, जगत से जाति की तरफ जा रहे थे तो समानताएं बढ़ रही थी, और जाति से जगत की तरफ जा रहे थे समानताएं घट रही थी। तो सबसे ज्यादा असमान लक्षण पूछे, सबसे कम समान लक्षण का मतलब सबसे ज्यादा, सबसे कम समान लक्षण का मतलब सबसे ज्यादा असमानता है, और नीचे से ऊपर जाते तो असमानता बढ़ती है, तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा जगत सबसे कम समानता, फिर उसके बाद संघ और थोड़ी सी कम समानता, है ना। तो यहाँ पर सबसे ऊपर जो होगा इन चार ऑप्शन उसमें सबसे कम क्या होंगी? समानताएं होंगी। सबसे कम भाई, सबसे ज्यादा समानताएं नीचे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो क्या होती जाएंगी? समानताएं कम होती जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो चार जो दे रखे हैं इनमें से देखना था सबसे ऊपर पद पर कौन है? जगत संघ वर्ग आ रहा है, खत्म आंसर। क्या आंसर आ जाएगा? वर्ग। हिला के दिमाग को, पढ़ना इसको। तीसरा प्रश्न था, कुल से निम्न स्तर पर कौन था? जगत संघ वर्ग गण, कुल के नीचे वंश, ये कुल के नीचे वंश, ठीक है। नेक्स्ट, जैविक शब्दावली में समान जीवों का समूह, जीव जो है वो समान है, इतना सारा पढ़ लेते हैं, समान जीव, जीव समान है, शेर सारे के सारे समान है, बाघ सारे के सारे समान है, तो ऐसे समान जीवों का समूह क्या कहलाएगा मेरे भाई? जाति तो होगी। जाति क्या होती है? मैंने बोला मनुष्य जाति, हम सारे एक जैसे नहीं है, हम कुत्ते बिल्ली थोड़ी ना, सारे के सारे मनुष्य, यानी समान जीवों का समूह जो आपस में प्रजनन कर सकते हैं, बच्चे पैदा कर सकते हैं, वो क्या है? एक जाति तो होगी। आखिरी कुंजी जो होती थी वो वर्गीय सहायता साधन था, उसका प्रत्येक कथन जो होता था उसे हम क्या बोलते थे? मार्गदर्शक या मार्गदर्शन, और उसके आंसर जो होते थे, उसके उस कथन के जो आंसर होते थे उन्हें हम बोलते थे युग्म। आंसर इज बी। तो ये था बेटा जी आज का लेक्चर, और ये हमने खत्म किया है चैप्टर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगला अध्याय जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। मिलेंगे बेटा जी नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।